बहत्तर हूरें ये फ़िल्म इन दोनों चर्चा में है। इसके साथ ही कंट्रोवर्सीज़ बहुत सारी जुड़ गई हैं। लेकिन हम इन कंट्रोवर्सी के साथ-साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि इस फ़िल्म में जो 2 किरदार आपको ट्रेलर में दिखे हैं, वो कौन हैं? वो दोनों बहुत ही नोन चेहरे हैं और जिसमें एक बहुत ही सीनियर एक्टर हैं पवन मल्होत्रा जी, जिनको कौन नहीं जानता। तो आज हमारे साथ हैं पवन सर और हम फ़िल्म पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ उनके बहुत लंबे करियर जो इंडस्ट्री को उन्होंने इतने शानदार किरदार दिए हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो थैंक यू पवन सर हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी है। तो सर सबसे पहले शुरुआत हम बहत्तर हूरें से करते हैं। ये जो फ़िल्म है इसके साथ कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है? क्योंकि सबसे पहली बात कही जा रही है कि एक धर्म को ये टारगेट कर रही है, तो क्या आपको लगता है ये कोई टारगेट है या किसी एजेंडे के तहत ये फ़िल्म बनाई गई है? पहली बात तो कंट्रोवर्सी या विवाद है क्यों, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ जानना चाहता हूँ। अगर कोई कहता है कि किसी इनोसेंट को मारकर आपको कोई स्वर्ग या कोई जन्नत या कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलने वाली है, तो उसमें इसमें विवाद किस बात का है? पहली बात तो ये मैं जानना चाहता हूँ। तो और क्या पूछना चाहती हैं आप? दूसरा मैंने जो आपका किरदार का नाम है हाकिम भाई, ये किरदार जो ट्रेलर में दिख रहा है थोड़ा ग्रे शेड का है। इसमें पॉजिटिव है, वो जन्नत चाहता भी है और उसके लिए है। तो ये जो ऐसे किरदार होते हैं, इनका इम्पैक्ट जब ऐसी फ़िल्में हो जाती हैं तो क्या आप पे इम्पैक्ट भी छूटता है या इनकी तैयारी कैसे होती है? क्योंकि इनके लिए आप कैसे किसी से इंस्पायर होंगे? ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। जी नहीं, कुछ कुछ ऐसा नहीं होता। मैंने तो ब्लैक फ्राइडे भी की है, रोड टू संगम भी की है और हम एक्टर हैं। जो हमें किरदार मिलता है वी ऐसे कैरेक्टर्स और मेरी तो खुशकिस्मती है कि ज़्यादातर मेरे पास बाउंड स्क्रिप्ट्स आई हैं जो मैंने मेजर किरदार निभाए हैं, मेन रोल्स किए हैं। और ये कहना कि ये कैरेक्टर मुझे इतना डिस्टर्ब किया और मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया और ये मेरे साथ हमारा और मैं सो नहीं पाता था, ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ तो कम से कम ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही मैंने आज तक किसी एक्टर को स्टेज से गिरते देखा है। लाइट भी लेते हैं, मार्क पे भी आते हैं, तो बड़े सारे ट्रैक्स चल रहे होते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि घर सिर्फ आप इतना लेके जाते हैं कि आज दिन भर जो शूटिंग की उसमें आप सोचते हैं कि ये मैं इस तरह से कर सकता था, ये बेहतर हो सकता था, वो आप अपने साथ लेकर जाते हैं। बाकी वो किरदार और बहुत सारे किरदार हैं। अब ब्लैक फ्राइडे का जैसे किरदार है, मेरी सोच उस तरह की थोड़ी है कि मैं ब्लास्ट करवा दूंगा, लेकिन उसको कन्विंसिंगली करना वो एक्टर का काम है। और ना मैं सलीम लंगड़ा हूँ, ना मैं बाग बहादुर हूँ, हाँ? ना मैं पंजाब 84 का किरदार हूँ, ना मैं ए जन्म तुम्हारे लेखे का किरदार तो हो ही नहीं सकता। पंजाबी फिल्म जो मैंने भगत पूरन सिंह जी का किरदार किया, वो तो 200-300 साल में ऐसा कोई इंसान आता है, हम तो उनके पाँव के नाखून की मैल भी नहीं हो सकते। पर हमारा काम है टू ब्रिंग दैट ऑन सेलुलॉइड, ब्रिंग दैट ऑन स्क्रीन, जो कहानी कही जाए या जो हम किरदार प्ले कर रहे हैं। और जब बाद में कहा जाता है कि जैसे ब्लैक फ्राइडे के लिए मुझे मेरे किरदार के लिए लोगों ने अप्रिशिएट किया, जो जानते थे, जो मिले थे, मैं तो नहीं मिला, या भगत पूरन सिंह जी को मैं नहीं मिला, तो जब लोग कहते हैं कि ऐसे ही थे या इस तरह के बिल्कुल नज़दीक आप ले आए, तो वो एक थपथपी होती है, एक खुशी होती है आर्टिस्ट को कि मैंने जो काम किया वो सराहा गया, वो पसंद किया गया। एक सर मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें एक लाइन थी कि आपने कहा कि मैं कभी काम मांगने नहीं जाता, काम मेरे पास आया है अब तक, और जब मैंने मांगना भी चाहा तो मेरे फेवर में नहीं गया। तो क्या कभी ऐसी कोई चीज़ हुई? और क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री में लोग हैं क्यों कहते हैं कि बेहतर रोल नहीं मिलते, पर आपके जो किरदार हैं वो बहुत अच्छे हैं, निभाए तो गए हैं, पर वो काम आना भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप तक आए। तो उस पर बात देखिए, मिला मैं जब आया बम्बई, तो काम तो ढूंढ ही रहे थे, मैं सबके पास गया, कोई ऐसी ईगो नहीं थी। मैं तो घूमा, खूब घूमा, लेकिन एक समय के बाद सच कह रहा हूँ, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, ये एहसास हुआ कि भाई जितना भी काम आया वो मेरी झोली में आया, जो मैंने मांगा मुझे कभी नहीं मिला। तो ईश्वर की कृपा रही कि मुझे इतने अच्छे किरदार आए और ये हुआ कि शुरुआत हुई सलीम लंगड़े की वजह पे, मतरों की वजह से मुझे बाग बहादुर मिली। मैं उनको जानता भी नहीं था, अनुराग कश्यप को मैं जानता भी नहीं था, उसने मेरा काम देखा, सलीम लंगड़े पे मतरों देखी, बाग बहादुर देखी, ब्रदर्स इन ट्रबल देखी। ब्रदर्स इन ट्रबल रॉबर्ट बकलर एक ब्रिटिश फिल्म बना रहे थे, एक शॉर्ट फिल्म स्टोरी थी वापसी का सफ़र, वो मुझे लंदन से बॉम्बे ढूंढते हुए आए।
ये 3 फ़िल्में अनुराग कश्यप ने देखी, वो ब्लैक फ्राइडे लेकर आए मेरे पास। तो मेरा काम मुझे काम दिलवाता गया। रोड टू संगम अमित राय को मैं जानता भी नहीं था। वो मेरे पास आए कन्विंस, बल्कि मैंने मना किया, वो दूसरे नंबर से मुझे फ़ोन करते रहे, फिर किसी के से कहलवाया कि ये कर दें। मेरा किरदार को या स्टोरी को लेके कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो अच्छा था, हमारा फाइनेंस के ऊपर कुछ दिक्कत थी। पर फाइनली मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, और नुक्कड़ मुझे 3 दिन पहले मिला, कोई और कर रहा था, तो वो सब मुझे मिला। तो मुझे ये हो गया कि भाई आपका काम आपको काम दिलाएगा, ईश्वर आपका काम दिलवाएगा। आपके पास जब काम आ जाए तो उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, उसमें अपना 100% डालिए, वो तो देखिए, वो काम तो जब आप सही तरीके, ज़रूरी नहीं कि मैं ईमानदारी से करूं तो सही कर पाऊं, वो भी एक बात है। लेकिन अभी तक ईश्वर की कृपा रही है कि जो भी किरदार किए हैं, ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट किए हैं, वो सराहे गए। तो चल रहा है, और आई हैव एंजॉयड माय जर्नी। एक साहब आपने टीवी में बहुत लंबा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। पर अभी फिर मैंने जो आपके बहुत सारे इंटरव्यू, उसी में से एक है कि आपने टीवी में काम करना बिल्कुल छोड़ दिया, एक तरह से साइड कर दिया कि नहीं टीवी नहीं। और दूसरी बात है, अभी जो टीवी का कंटेंट चल रहा है वो तो बहुत ही अजीब सा है, जिसके लिए हमेशा क्रिटिसाइज़ होता है। तो आपको क्या लगता है कि टीवी पे फिर से आपको देखेंगे हम, या आप अभी करना नहीं चाहते, या OTT ने सबको बहुत मौके अच्छे दे दिए हैं सुनहरे, तो OTT पे ही ज़्यादा फोकस्ड होगा? देखिए, मुझे बहुत पहले किसी ने कहा था आप गायब हो जाते हैं, फिर सडनली ब्लैक फ्राइडे जब आई थी, फिर सडनली आते हैं। तो मैंने कहा भाई हम तो शिकारी हैं, मचान पे बैठे हैं, शिकार आएगा तो पाउंस करेंगे। अगर एक के बाद एक आएगा तो कौन कौन आर्टिस्ट है जो बैठना चाहता है घर, ना? लेकिन मैं हमेशा ये कहता था, यू हैव टू लर्न टू से नो ऑल्सो। ये नहीं कि जो काम आया हाँ बोलते गए। और टीवी का जहाँ तक सवाल है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आज ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जिसको जो पसंद है, आफ्टर ऑल करोर्स ऑफ पीपल आर वाचिंग, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग इट। पर मेरी अपनी चॉइस थी, मुझे एक सर्टन तरह के कहानी से जुड़ना था, मुझे सर्टन तरह के सिनेमा, या मेरे लिए टीवी भी सिनेमा ही है। हम तो कैमरे के लिए परफॉर्म करते हैं। अब वो कौन कितनी बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे वो अलग बात है ना। OTT भी आया है, हम फिल्में भी करते हैं, हम टीवी भी करते थे। जब मैंने सोचा कि इस तरह का मुझे टीवी नहीं करना है, मैंने जो डेली किया, करिश्मा करके सीरियल सहारा पे आया था, उसके बाद मैंने टीवी किया नहीं। पर बीच में एक आध कुछ आए इंटरेस्टिंग रोल, जो उन्होंने मुझसे 1 महीना मांगा, और वो किरदार बड़े मुझे इंटरेस्टिंग लगे, और जिस तरह की वो कहानी कह रहे थे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं उसके साथ जुड़ा। तो ये तो हर एक आर्टिस्ट की अपनी चॉइस है, जो दूसरा कोई कर रहा है मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। सबका अपने अपनी अप्रोच, अपना अपना ढंग है। जैसे एज एन एक्टर मैं स्क्रिप्ट में से अपना किरदार ढूंढता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वो किरदार की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। मेरा तो अगर आप ध्यान से देखें, जो कि मैं IIC में मेरा 2016 में रेट्रो हुआ था, तो उन्होंने कुछ सीन्स लेके 12, 15, 14 मिनट का एक बनाया था। हर फिल्म से पहले वो दिखाते थे, 6 फिल्में उन्होंने दिखाई थी। तो वो जो उन्होंने कंपाइल किए हुए थे सीन्स, तो जब मैंने देखे तो मुझे आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज फॉर माई सेल्फ दैट मेरा टेक्सचर ऑफ वॉइस भी किरदार के साथ बदल जाता था। तो मेरी तो कोई फिक्स स्पीच नहीं है, कोई मैनरिज्म, कोई स्टाइल नहीं है फिक्स है, लेकिन कुछ लोगों का है। और आपको एक चीज़ और कह दूं, जिसकी मिमिक्री होती है स्टार वही बनता है। हमारे जैसे को बहुत टाइम लगता है। हमारा शायद पवन होत्रा नाम भूल जाएंगे लोग, लेकिन किरदार याद रहेंगे। तो किरदार बताएंगे तो वो आपका और 5 किरदार सुना देंगे। और हमें, मैंने जैसे अंडरवर्ल्ड किया, सलीम लंगड़े पे मत रो किया, ब्लैक फ्राइडे किया, या भिंडी बाजार किया, और भी अंडरवर्ल्ड किए पर ये एग्जाम्पल। अब वो हैं अंडरवर्ल्ड, पर वो 3 अलग लोग हैं। सलीम लंगड़ा में एक वनरेबिलिटी है सलीम में, लेकिन टाइगर मैमन जो किया ब्लैक फ्राइडे में, उसमें वनरेबिलिटी नहीं है। भिंडी बाजार का मामू दूसरी तरीके से सोचता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग है जब वी मेट का सरदार जो है, या भाग मिल्खा भाग का है, या मुबारकों का सरदार जो है, या आप बैक टू बैक मैंने ग्रहण और टब्बर किया, 2 अलग कहानियाँ, 2 अलग किरदार। तो एज एन एक्टर वही तो खूबसूरती है, इसीलिए यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। और इंटरेस्टिंग ये है कि सब कुछ आपको स्क्रिप्ट में मिलता है। मैं बार बार कहता हूँ कि उसी स्क्रिप्ट को आप पढ़िए। अब उसमें आप, अच्छा बुरा एक्टर यही हो सकता है कि वो जो सीड है स्क्रिप्ट का, उसमें आप 4 झाड़ियाँ ढूंढ लीजिए, 10 पेड़ ढूंढ लीजिए, या जंगल ढूंढ लीजिए। वो जंगल भी जो आपने उसमें देखा है वो स्क्रिप्ट में ही था।
यू नो। आपके सर मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे ये कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है, लेकिन आपकी 2 फ़िल्में थी जिनको नेशनल अवार्ड मिला, आप लीड में थे पर नहीं मिला, आपको नहीं मिला। आपने कहा कि हाँ, कभी-कभी इसका बुरा लगता है लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं। मुझे ये कि जितना पोटेंशियल, जितना टैलेंट आप में हमने देखा इतने साल से है और आज इस एज में भी हम आपका देख रहे हैं, तो क्या आपको खुद लगता है कि इंडस्ट्री ने आपके पोटेंशियल को पूरा यूटिलाइज़ किया है? आपको वो किरदार मिले हैं या अभी भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्टफुल या ऐसा शानदार किरदार आना बाकी है? देखिए, जब आप आर्टिस्ट होते हैं तो मैं हमेशा कहूँगा अभी बाकी है। अब मुझे क्या पता, मैं तो देखिए ना राइटर हूँ ना प्रोड्यूसर हूँ, है ना? तो जो मेरे पास आता है मैं उसमें से तय करता हूँ कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। और अगर हाँ बोला है तो मैं उसमें अपना लग के, मैं देखिए एक टाइम पे कोशिश करता हूँ एक ही काम करूँ, इसीलिए भाग मिल्खा में अपने बाल बढ़ाता हूँ, दाढ़ी बढ़ाता हूँ, चाहे वो सलीम लंगड़े की लुक हो, वो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल लेके घूमता हूँ, उसमें काम भी छोड़ना पड़ता है, पर आगा दौड़ पीछा चौड़ नहीं कर सकते, है ना? चाहे बाग बहादुर हो, चाहे ब्लैक फ्राइडे हो, मैं अगर दाढ़ी चाहिए तो रखता हूँ, कोशिश यही करता हूँ। अनलेस ए जन्म तुम्हारे लेखे जैसी फिल्म हो जिसमें आप 25 साल से लेकर 84 साल 85 साल तक कर रहे हैं, तो उसमें आपको अलग अलग दाढ़ी किरदार चाहिए, वो एक सिनेमा की मजबूरी है। लेकिन काम मज़ा लेके करते हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि जितना पोटेंशियल था उतना कम, वो सबको हमेशा लगता रहेगा। ऑफ कोर्स पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इतना कुछ मिला है, अलग बेस्ट ऑफ फिल्म्स, बेस्ट ऑफ कंटेंट, स्टोरीज, बेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोगों ने रजिस्टर भी किया है, थोड़ा टाइम लगा है, ये बात सच है। और बाकी चीज़ों का तो अंत ही नहीं है, पर हु डजंट वांट की, और सबको लगता है कि मुझे कम मिला। वो बच्चन साहब को भी लगता होगा, वो चैपलिन को भी लगता होगा, वो अच्छा भैया भूख बाकी और भूख बाकी, बहता पानी है, जीवन है भाई, आपको एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। आप अपनी ज़मीन मत छोड़िए, पाँव मत छोड़िए, लेकिन बहता पानी है। मेरी इच्छा है मैं तो जब तक हाथ पाँव चलते रहें, जब तक ईश्वर काम दिलवाता रहेगा, जब तक लोग बुलाते रहेंगे, हम चाहेंगे हम काम करते रहें। हम तो चाहते हैं चलते फिरते एक दिन पता चले सेट पे ही निकल लिए। ऐसा ही होना चाहिए कि आप काम करते रहें और अच्छा काम मिलता रहे और लोग आपके काम को एप्रिशिएट करें। आर्टिस्ट जो होता है वो किस लिए करता है? ताकि लोग मेरा काम देखें, लोग, और जितने अलग अलग किरदार करने को आपको मिलते हैं, और हम इस तरह के एक्टर्स हैं, हम सोचते हैं भाई ये नहीं कि एक सरदार की लुक है आपकी तो वो एक ही तरह का इंसान है। आप जहाँ पर हैं यहाँ पर 10 जर्नलिस्ट होंगे, और एक ही आदमी को अगर करना है तो उनकी अप्रोच अलग हो सकती है। एक पुलिस स्टेशन में 5 पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं, वो एक ही कल्प्रिट को पांचों अलग तरीके से करेंगे। इसीलिए हम बैक स्टोरीज सोचते हैं, ये किस बैकग्राउंड से आया है, इसकी क्या सोच होगी, या इसका अगर एक हम डायलॉग है या एक सीन है उसमें किस तरह से लिखा गया है, उसी तरह से आप बाकी किरदार आपका तय होगा, कौन किस सिचुएशन में कैसे करेगा। तो यही तो मज़ा है इसमें कि जब आप कहानी सुना रहे हैं तो आपको सोच के काम करना पड़ता है। थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत के लिए, और आपकी आगे भी ऐसी फिल्में शानदार आती रहें और वो कामयाब होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सभी देखने वालों से जय हिंद कहकर ख़त्म करना चाहूँगा।